मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर वन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी जो सामान्य हिंदी है लूसेंट उसके बारे में। बिल्कुल बेसिक से है इसमें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की कमेंटें आ रही थी कि सर हिंदी को स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक से है। क्योंकि मैंने आप लोगों को एक दो प्रैक्टिस सेट भी दिए थे, ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिस सेट को थोड़ा रोका है यहाँ पर, और मैं आपके लिए स्टार्ट करूँगा यहाँ पर हिंदी को बिल्कुल ही बेसिक से। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आपका वर्णमाला, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देखिए, एक एक पॉइंट को हम लोग सही से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पॉइंटों से ही आता है। कैसे, देखो सुनो। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भाषा जो है वो संस्कृत के किस शब्द से बना है, तो संस्कृत के भाष शब्द से बना है, ठीक है। आगे की भाष का अर्थ है बोलना, ठीक है, ये नहीं आता है। फिर है भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। ये क्वेश्चन कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई क्या है, उपवाक्य। मतलब पहले क्या है, वाक्य, वाक्य से छोटा उपवाक्य, और उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है, पदबंध। क्या है, पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई है आपकी पद या शब्द, और पद से छोटी इकाई है आपकी अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई आपकी है ध्वनि या वर्ण, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक आपको तैयार करनी है। फटाफट से फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं हम लोग कि देखिए, लिखा हुआ है कि भाषा जो है वो संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना, ठीक है। साथ में ही आप लोग उसको दो तीन बार वीडियो को देख लें तो आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा ये चीज़ें। भाषा की सार्थक इकाई आपकी है वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई आपकी है उपवाक्य, और उपवाक्य से छोटी इकाई है आपकी पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई है आपकी पद, और पद से छोटी इकाई है अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई आपकी है ध्वनि, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि काम की चीज़ों पर ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब देखिएगा, वर्णमाला स्टार्ट होता है आपका अल्फ़ाबेट। तो देखिए, पहले वर्ण क्या होता है, पहले हम लोग वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण आखिर होता क्या है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था यहाँ पर, देखिएगा कि सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, पढ़ा था, या ध्वनि। तो बस वही बात आ गई है यहाँ पर, वर्ण या ध्वनि। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको फिर एक बार गौर करिएगा आप लोग कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। पता चल गया वर्ण किसे कहते हैं, कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है इसे हम लोग ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि या वर्ण बात एक ही है। और वर्णमाला आखिर अल्फ़ाबेट क्या कहलाता है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अगर वर्ण को व्यवस्थित ढंग से सेटल कर दिया जाए तो वह क्रम क्या कहलाता है, एक वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी मानक हिंदी वर्णमाला, इसको समझते हैं पहले कि मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जिसमें आपके 10 स्वर और 35 व्यंजन, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, जिसमें आपके 13 स्वर और 35 व्यंजन, 4 संयुक्त अक्षर हैं। क्लियर पॉइंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं, तो 45 वर्ण हैं, ठीक है। 45 वर्णों में क्या क्या शामिल है, तो आपके 10 स्वर शामिल हैं और 35 व्यंजन शामिल हैं। और अगर पूछ लिया जाता है कि लेखन के आधार पर कितने वर्ण हैं, तो हैं 52, जिसमें 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। क्लियर हुई बात ये बात तो क्लियर हुई होगी आप लोगों को। अब देखेंगे स्वर कौन कौन से हैं, इसको भी समझना है। देखो, उच्चारण के स्थान आधार पर कितने हैं, स्वर 10 हैं। कौन कौन से 10 हैं उच्चारण के आधार पर, देखो अ आ इ ई उ ऊ ए ओ आ, ये उच्चारण के आधार पर हो जाएंगे 10। बचे हुए आपका रिर अंग आ, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके हो जाएंगे लेखन के आधार पर मिलाकर, ठीक है, 13 स्वर। तो देखिएगा 10 जो हैं आपके कैसे हैं, उच्चारण के आधार पर हैं, और 3 आपके और एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो मतलब 13 टोटल हो जाएंगे। वो हो जाएंगे लेखन के आधार पर, मतलब लिखते हैं तब 52 अक्षर होते हैं, और जब हम लोग उन्हें उच्चारण करते हैं तो सिर्फ 45 होते हैं। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं हम लोग व्यंजन क्या क्या होते हैं। अब देखिए, व्यंजन में आपको सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, कि देखिए व्यंजन के वर्ग देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्या होता है आपका, का वर्ग है आपका, का वर्ग है, चा टा ता पा, ये वर्ग दिए गए आपको, ठीक है।
ये वर्ग दिए गए हैं। देख का वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो का, खा, गा, घा, ड़ा, ये आपके आ जाते हैं का वर्ग में 5 अक्षर। फिर आपका चलता है चा वर्ग। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, वा। फिर आगे टा वर्ग है आपका, तो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ठीक है, ये 3 ये 4, तो ये 5 हो जाएंगे। ये क्यों, यह क्या हो जाएगा आपका टा वर्ग, लेकिन यहाँ पे लिखा है द्विगुण व्यंजन। ठीक है, ये अड़ा, अढ़ा, ये क्या अड़ा है, अढ़ा, ये आपके 2 व्यंजन हो जाते हैं। जैसे आप लिखते हैं पढ़ाई, तो इसमें एक्स का यूज करते हैं, बस वही, इन्हें क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, कि ये द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, ऑप्शन दे सकता है आपसे, और आपसे इसके बारे में पूछ सकता है कि द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, तो द्विगुण व्यंजन कौन से आपके होते हैं, तो अड़ा, अढ़ा, अड़ा, अढ़ा। ठीक है, ये होते हैं आपके द्विगुण। देखिए हर पॉइंट को क्लियर करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बिल्कुल बेसिक से ही है। आप चाहे इसका एक नोट्स बना सकते हैं, और चाहे इसको वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं, आपको जैसा सुटेबल लगे वैसा कर लीजिएगा आप। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ता वर्ग। ता वर्ग में क्या होता है, ता, था, दा, ध, न, ये आ जाते हैं आपके 5। पा वर्ग में पा, फा, ब, भ, म। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि अंतःस्थ, कि इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, तो ये याद कर लीजिएगा कि या, र, ल, व, या, र, ल, व, ये 4 जो अक्षर हैं आपके, ये हो जाएंगे अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन। अगर आपसे पूछे कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म, तो ऊष्म कौन से होते हैं, श, श, सा, ह। ठीक है, एक श हो जाएगा, श, सा, सिर्फ एक निकलेगा सा, एक हा। अब देखिए अगर आपसे पूछता है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो संयुक्त होते हैं आपके 4। ठीक है, कौन से होते हैं, 4 होते हैं। अब 4 कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ, सा। अगर आपसे पूछे कि जो आपका छा बना हुआ है किससे मिलके बना होता है, तो ये मिलके बना होता है का आधा का प्लस शा, छा हो जाता है। ता मिलके किससे बना, ता आधा ता और रा से मिलके ता बना होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये ज्ञा किससे बना होता है, तो आधा जा और यहाँ से बना होता है। और अगर सा पूछा जाए तो सा बना होता है आधा शा और रा से। ठीक है, तो श्रा बन जाता है इस प्रकार से। तो आप लोगों ने बात को यहाँ पर समझा होगा। ठीक है, हम लोग चलेंगे आगे। संयुक्त व्यंजन समझ लिया है। अब देखिएगा लिखा हुआ है विदेशों से आगत या ग्रहित ध्वनियाँ, मतलब जो ध्वनियाँ जो हैं या जो वर्ण हैं जो विदेशों से भी आगत, मतलब बाहर से आए हुए हैं, जैसे अरबी फारसी से शब्द आए हुए हैं, कैसे पहचानेंगे। देखो अरबी फारसी वाले शब्द पहचानने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है हमारा एक, कि देखो कि ये जो नीचे बिंदी आप रखी हुई देख रहे हैं, नुक्ता है, ये यहाँ पर क्या है, एक ये लिखा हुआ है तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण। ये कहाँ से है, ये अरबी या फारसी से है। जैसे यहाँ पे लिखा होता है, आगे नीचे एक बिंदी रख दी, तो कहाँ से, अरबी या फारसी का, क, या ख, ग, ज, फ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आ, क, ख, ग का प्रयोग अब कम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि इनका प्रयोग अब कम होता है, लेकिन क्या है कि तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण होते हैं। और ये कहाँ से, ये अरबी फारसी का शब्द है। अगर मान लीजिएगा आपको एक शब्द दे दिया जाए, उन्होंने आपको जो दे दिया फ दे दिया, और फ के नीचे यहाँ पे इन्होंने बिंदी एक लगा दी है। देखिए इनका यूज कम होता है, लेकिन देखिए फ है, ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, नीचे बिंदी लगा के कि ये कहाँ से, ये मतलब किस भाषा से आया हुआ शब्द है, तो आप कहते हैं फारसी भाषा या अरबी फारसी भाषा से आया हुआ शब्द है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिएगा कि कौन कौन से अक्षर आपके हैं। एक बिंदी ध्यान रखना है आप लोगों को, कि बिंदी आपकी जो नीचे लगी हुई है, मतलब नुक्ता वाले वर्ण। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके यहाँ पर। अगर हम लोग आगे देखें यहाँ पर, तो उसको समझना आप लोग कि देखिए अगर ये अ लिखा हुआ है पर, कि ये अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण होते हैं अंग्रेजी के। ठीक है, अब देखो नोट में यहाँ क्या दिया, आप लोग इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पर नोट देखिएगा 3 6 पॉइंट लिखे हैं, इसको देखो। पहला है आपका कि वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है, उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। बिल्कुल सही पॉइंट है, उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। किसके, उच्चारण के आधार पर। अभी मैंने आपको बताया था कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 45 वर्णमाला में होते हैं शब्द अक्षर। और लेखन के आधार पर कितने होते हैं, पता है आपको, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि
अब आपको ये भी तो पता लगे कि आपने क्या सीखा अभी तक है। तो एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक आपको बताना होगा। अगला है कि उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 47, 47 उच्चारण के आधार पर, जिसमें क्या है आपके 10 स्वर, 37 व्यंजन और क्या है 35 हिंदी के मूल व्यंजन। अब देखिए अभी आपने बात की थी कि हिंदी के व्यंजन मूल कितने होते हैं, तो मूल की बात कर रहा है, तो मूल कितने हैं? तो 35 ही हैं। ये मूल जो है अभी मैंने आपको बताया 40 और 45, जिसमें से 10 जो थे आपके स्वर थे और 35 आपके व्यंजन। लेकिन ये आप कहेंगे दो एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? तो ये दो आगत व्यंजन है आपके, ये मूल व्यंजन नहीं है, आए हुए हैं। कौन कौन से? एक है जा, एक है फ, ठीक है। छ त्र ज्ञ सा एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। ये कैसे? ये आप जानते हैं संयुक्त, इसकी बात हो चुकी है। आगे के लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या 55 है। इनमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग में आते हैं, मतलब सभी को शामिल कर लिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपने अब यहाँ पे पढ़ी थी तो 52 पढ़ी थी, वर्ण कितनी पढ़ी थी? 52, लेकिन यहाँ पे सभी को शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तब कितनी हो जाती है आपकी यहाँ पर? 52 हो जाती, 55 हो जाती है। आगे देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है देखिए स्वर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वॉवेल, स्वर क्या होते हैं हम लोग पढ़ेंगे अब स्वर के बारे में। अब देखिए स्वर क्या कहते हैं, पहले उसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। डेफिनेशन है कि स्वर कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। मतलब क्या है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई और उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं। ये बात तो पहले हो चुकी है कि परंपरागत संख्या 13 मानी गई, लेकिन उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं। जैसे अ ई उ ए औ आओ, ठीक है। ये आपके 10 हो जाएंगे। 3 आपके बचे हुए हैं, कौन कौन से? एक री से ऋषि आपका बचता है और अंग एक आह, ठीक है। तो ये मिला लेंगे तो ये टोटल हो जाता है, लेकिन टोटल नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है उच्चारण के आधार पर तो सिर्फ 10 लिखेंगे। अब देखो आप लोग, अब आगे लिखा हुआ है कि स्वरों का वर्गीकरण। क्या लिखा हुआ है? स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। इसको समझो आप लोग। स्वरों का वर्गीकरण में है आपका नंबर 1 है आपका मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा या उच्चारण काल, मतलब उच्चारण करने में समय जो लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि उच्चारण काल या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो होते हैं वर्ण आपके, ठीक है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताएंगे स्वर होते हैं आपके 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, ठीक है। एक होता है आपका दीर्घ स्वर, एक होता है आपका प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर, ठीक है। इसमें देखो समझो बात कि ह्रस्व स्वर क्या होता है कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। मतलब एक मात्रा का यहाँ पे लिख दिया है, एक मात्रा का समय लगता है, इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जैसे समझो छोटा आपका हो गया छोटी, छोटा ऊ, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे ह्रस्व स्वर। इनको याद कर लेना सही तरीके से, क्योंकि एग्जाम में यही पूछता है कि इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है, ऐसे आता है क्वेश्चन। तो आपके हो जाएंगे ह्रस्व स्वर। आगे दीर्घ स्वर में है कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय, मतलब 2 मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ। जैसे बड़ा लिखे आ, ई, ऊ, ठीक है, ए, ऐ, ओ, आ, ये हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे? ये दीर्घ स्वर हो जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है, प्लुत स्वर क्या होता है? तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने में या नाटक या संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, ठीक, आ निकला है, या ओम, ओ निकला है यहाँ पर। तो मतलब ज़्यादा, जब उच्चारण ज़्यादा टाइम लगता है तो होता है प्लुत स्वर, ठीक है। तो आपने ह्रस्व समझ लिया है कि जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ समझ लिया है जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, और उस प्लुत जो होता है लास्ट वाला बचा हुआ आपका, उसमें मतलब ज़्यादा अधिक और अधिक समय लगता है, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पर हो जाते हैं। एक आपका दिया गया कि जीव के प्रयोग के आधार पर क्या होते हैं, ठीक है। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है आपका अग्र स्वर, एक मध्य स्वर, एक पश्चिम। मतलब जीव के अगर 3 भाग किए जाएं तो एक आगे का हिस्सा, एक बीच का और एक पीछे का हिस्सा। तो अग्र स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्र भाग काम करता है, जैसे ई ए, ये 4 हो जाएंगे आपके अग्र स्वर। इनको भी आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा
और याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि अग्र स्वर कौन से होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, एड़ी, ऐनक। आगे है मध्य स्वर, कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, हो जाएगा छोटा आ जो है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, एक मध्य स्वर हो जाएगा, ठीक है। और अगला है आपका पश्च स्वर, कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, मतलब पिछला भाग काम करता है, जैसे आ बड़ा हो जाएगा, ऊ ऊ, ठीक है, ओ आओ आ। तो ये हो जाएंगे आपके क्या, पश्च स्वर, ठीक है, इनको याद कर लेना आप लोग, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। इसके लिए आपके इसमें जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा इसी चीज़ का, वर्णमाला का आपका एक प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें आप लोग क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके आप लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर, हम लोग अगर आगे बात करें तो आगे इस बात को आप लोग और समझिएगा थोड़ा सा, कि जैसे अगर मुख द्वार या मुख विवर के खुलने पर क्या होता है, ठीक है, किसके कितने प्रकार के होते हैं आपके स्वर। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी एक बात है, इसको समझना आप लोग, कि देखो एक होता है विव्रत, एक होता है अर्ध विव्रत, एक अर्ध संव्रत, एक संव्रत। तो देखो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा भी जाता है, आप लोगों से पूछा जाता है कि विव्रत क्या होते हैं, कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह द्वार पूरा खुलता है, जैसे जैसे स्वर को हम बोले तो मुंह पूरा खुल जाए हमारा, जैसे आ मुंह खुल गया तो हमारा क्या होता है, बड़ा आ जो है आपका किस में आ जाएगा, विव्रत में आ जाता है। और अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है अर्धविव्रत क्या है, कि जिन स्वरों के उच्चारण में, कि पूछा जाए कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, मुख द्वार आधा खुलता है, उन्हें क्या कहते हैं, अर्धविव्रत कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पर क्या है, कि छोटा है, ऐनक, औरत और आ। तो जिसमें क्या है, मुंह आपका कैसा खुले, मुंह आधा खुलता है, तो ये शब्द हो जाएंगे आपके आधे मुंह खुलने वाले, कौन से, अ, ए, अ, आ, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके अर्धविव्रत शब्द, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखते हुए चलिएगा। एक है आपका अर्ध संवृत, क्या होता है, कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ, ठीक है, मुख द्वार आधा बंद रहता है, ये आते हैं आपके अर्ध संवृत में। और संवृत में क्या है, कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ई, ई, ऊ, ऊ, ठीक है। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा बोल के देखिएगा, आपको खुद इस चीज़ का आभास होगा, हाँ आपका मुंह कितना खुला रहता है, मुंह कितना बंद रहता है, इनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलने का प्रयास कीजिएगा। और देखिएगा जैसे अगर आपसे पूछेगा कि विव्रत स्वर कौन सा है आपका, तो आ, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। अर्ध विव्रत में क्या आता है, अ, ए, अ। अर्ध संवृत क्या आता है, ए, ओ। और संवृत में ई, ऊ, इस प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ पर आपके सामने एक ये फिगर बना हुआ है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर है कि वर्णों का उच्चारण स्थान, क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान। जैसे अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, कि जैसे नासिका या नासिक है, नाक से मतलब नासिका से कौन कौन से या इन शब्दों का उच्चारण स्थान क्या है, ये पूछता है। तो जैसे अंग, ये अड़ा, या अड़ा, ठीक है, अड़ा, ये ना, मा, ये जो लिखे हुए ये किससे आते हैं, इनमें नासिका मतलब नाक, ठीक है। आगे है दंतमूल, तो ये दंतमूल कौन कौन से हो जाएंगे, रा और ला, रा और ला का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंतमूल। ता वर्ग जो है और सा, ये किससे होते हैं, ये दंत, उच्चारण स्थान क्या है, दंत, ता, था, दा, ये, ठीक है। और दांत, दंत प्लस ओष्ठ, ये वाह जो बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, वाह। तो दंत प्लस ओष्ठ मिलकर क्या बनते हैं, वाह, ये ध्यान रखना आप लोग। और ऊ और पा वर्ग, ये बोला जाता है होंठ से, पा, फा, बा, ये सब में उसमें ओंठ, उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओंठ, होस्ट। होस्ट प्लस कंठ, मतलब ओठ प्लस गला, कंठ लगता है, तो किसमें, ओ, आओ, आ, इसमें क्या लगता है, होस्ट प्लस कंठ। आगे मूर्धा, इसमें रिर, टावर्ग और शाह, तालु यानी तालब, ई और चावर्ग या श, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा आपका, तालु हो जाएगा, ठीक है। और आगे आपका देखिए ये आपको देखने में ऐसा लग रहा हो कि बहुत ही कम चीज़ है, लेकिन नहीं, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत कम की चीज़ है। कि जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ए और
अय, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ प्लस तालु मिलकर क्या होगा, ए बनेगा आपका। और अगर आपसे पूछा जाए कि अ छोटा या बड़ा है आपका, अह का वर्ग ह, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, देखो सोचना आप लोग भी चित्र को देखिए, मैं क्वेश्चन करूंगा। अगर मैं आपसे पूछा कि यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि ये हा जो है आपका, उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपके नए तुरंत यहाँ पे जानी चाहिए कि जो हा है इसका उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि जैसे श, श जो है श, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे तालु है। अगर पूछा जाए कि पा, तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ला पूछा जाए तो दंतमूल। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर क्लियर करनी। अगर आपसे पूछे कि था, था तो मतलब ता वर्ग में आता है, ता था दा धा, ता था दा धा न। ठीक है, तो जो आ जाता है आपका वो कहाँ तक जाएगा, ये देखिए ना, तो आपका जाएगा नासिका में, तो ता था दा धा, तो ये सब जाएगा इसमें, किसमें, दंत वर्ग में। समझ गए यहाँ पर आप लोग। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है चीज़ को, ताकि आप इसको बेहतर ढंग से करने का प्रयास करें। ठीक है, जो भी चीज़ है उसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश किया करो, हर चीज़ को समझने का थोड़ा कोशिश किया करो, रट्टा मत लगाया करो। ठीक है, और देखते हैं हम लोग आगे भी थोड़ा सा है आपका यहाँ पर कि होठों की स्थिति के आधार पर क्या होता है, इसको देखिएगा कि होंठ की स्थिति पे एक होते हैं अव्रतमुखी, एक व्रतमुखी, मतलब होंठ जो होते हैं बिल्कुल गोल बन जाते हैं, व्रत बन जाता है होठों में, तो व्रतमुखी। और जो व्रत ना बने, जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं अव्रतमुखी। जैसे शब्द ध्यान रखिएगा, छोटा आ ई ए, तो इसमें जो है आपका होंठ जो है उसकी स्थिति क्या रहेगी, वो मतलब गोल नहीं होंगे, तो ये शब्द आप पे कहलाएंगे अव्रत मुखी कहलाएंगे। ओके, अगला है आपका व्रतमुखी। क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे उ, ओ, ओ, औ, आ, तो इसमें देखिएगा आप जब इनके बोल के देखेंगे इन शब्दों को, तो आप वास्तव में इस चीज़ का आभास करेंगे कि ये जो शब्द हैं आपके, जो अक्षर लिखे हुए हैं, अक्षर जो वर्ण हैं आपके, इसमें हमें किसी भी, इसमें जो है जो आप बोलते हैं तो उनके आपके ओंठ गोल हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब अव्रत नहीं है, ये व्रतमुखी है, जो ओंठ गोल हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी आप लोग अनुभव करेंगे, बोल के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी एक बार। और आगे है यहाँ पे कि हवा या के, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पर कि हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, हवा के मुंह व नाक से निकलने के आधार पर भी होते हैं स्वर। तो क्या होता है, देखो यहाँ पर एक होता है निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो है केवल मुंह से निकलती है, जैसे आ ई आदि, ये शब्द क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। आपसे पूछा कि अगर आप बताइएगा कैसा शब्द है, निर्नुनासिक या अनुनासिक, तो आप बताएंगे कि ये निर्नुनासिक शब्द है। अगला लिखा है अनुनासिक शब्द। क्या होता है शब्द, कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे या मतलब नाक से भी आवाज आ रही है, या आ ई मतलब नाक से भी आवाज आए और मुंह से भी हवा निकले, नाक से भी निकलेगी आवाज तभी तो नाक की आवाज आएगी, तो हो जाएगा अनुनासिक। ठीक है, और आगे घोषत्व के आधार पर स्वर की बात है, तो घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, और सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं। देखो सीधी सी बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर कैसे हैं, तो स्वर सघोष होते हैं, सीधी बात, ये पॉइंट है मेन यहाँ पर, कि ठीक है घोषत्व के आधार पर स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं। और आप लोग जब व्यंजन को पढ़ेंगे आगे, तो सघोष अघोष दो चीजें आएंगी, कि अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल बेहतरीन ढंग से क्लियर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आप लोगों को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ये बात जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा। अगर क्लास बेस्ट लगा है तो फटाफट से एक बार कुछ अच्छा सा कमेंट भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो स्वर के जितने भी भाग थे सारे भाग कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमारा स्टार्ट होगा व्यंजन। ओके।